of communication and information or transportation system in the spreading of globalization process. First, in the last 50 years, the world has witnessed a major improvement in transportation technology. Due to this, goods can be transported throughout the world in a short period of time and at a lower cost. जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया सफल हुई है, उसके पीछे देखा जाए सबसे बड़ा हाथ जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का विकास हुआ है उसका है। अगर हम पिछले 50 सालों का इतिहास देखें तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा विकास हुआ है और इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के विकास के कारण ही आज सामान एक देश से दूसरे देश में बहुत जल्दी पहुंच जाता है और कम रेट पर पहुंच जाता है। In the last 50 years, the world has witnessed a major improvement in transportation technology, and due to this, goods can be transported throughout the world in a short period of time and at a lower cost. आज हवाई जहाजों के माध्यम से, समुद्री शिप जहाजों के माध्यम से, रेलगाड़ियों के माध्यम से आज जो भारी भरकम सामान है वो भी केवल कुछ समय में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा दिया जाता है। सेकंड, हम लेंगे बेटा डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट etc. has given a big boost to the process of globalization. Because of the modern facilities, it is very easy to access information instantly and go communicate from remote area. आज जो टेलीकम्युनिकेशन जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट का विकास हुआ है उसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ाया है, एक बूस्ट का काम किया है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के विकास में। आज जो ये टेलीकम्युनिकेशन की आधुनिक सुविधाएं हैं इनके जरिए हम आसानी से दुनिया के अलग अलग भागों से सूचनाएं इकट्ठा कर लेते हैं। दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, कहां पर क्या घटना घटित हो रही है, वो हमें चंद मिनटों में ही पता लग जाता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के माध्यम से। आज हम जो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर पा रहे हैं वो केवल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के विकास के कारण पॉसिबल हो पाया है। थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट वन कैन कम्युनिकेट अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। आज जो मल्टीनेशनल कंपनीज दुनिया के अलग अलग भागों में अपना व्यापार कर रही है, अपने हेडक्वार्टर्स, अपनी ब्रांचेज ओपन कर रही है, वो हैंडल करना आसान हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम के विकास से। तो हम कह सकते हैं कि जब यातायात के संसाधनों का विकास हुआ और जो संचार संसाधनों का विकास हुआ है उसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को एक बूस्ट देने का काम किया, एक टॉनिक देने का काम किया है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प ट्रांसफर्मिंग ऑफ डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन। आज हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के माध्यम से इंफॉर्मेशन और जो डाटा है वो बड़े जल्दी आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज हेल्प द मल्टीनेशनल कंपनीज टू एक्सपेंड देयर मार्केट थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज जो मल्टीनेशनल कंपनीज दुनिया के अलग अलग देशों में अपना व्यापार कर रही है, अपनी ब्रांचेस स्थापित कर रही है, उनको कंट्रोल करना आसान हो गया टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के विकास के कारण। ए होस्ट ऑफ सर्विसेज
such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done chiefly in countries such as India, China, Brazil, etc. And transfer of money across the countries is become very easy through the net banking services. आज जो मल्टीनेशनल कंपनीज अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो काफी आसान हो गया नेट बैंकिंग के थ्रू। वो डायरेक्ट अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, किसी को अपना पैसा भेज सकते हैं। अब मान लो मेरे को अमेरिका में अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को मनी ट्रांसफर करनी है तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू बहुत आसानी से चंद मिनटों में ही अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकता हूं अमेरिका में बैठे हुए अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को। टू लिंक द मार्केट, आज जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या जो कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा विश्व की अलग अलग मार्केट एक दूसरे से जुड़ी है। जो मार्केट आज एक दूसरे मार्केट से जुड़ी हुई है वो कैसे पॉसिबल हो पाया है? कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के विकास के कारण है। आज जो मल्टीनेशनल कंपनी दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए दुनिया के किसी भाग में सरलतापूर्वक अपने जो कस्टमर केयर सेंटर्स है उसको संचालित कर पा रही है तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन सर्विसेज के विकास के कारण है। तो ये है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन और सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के विकास के कारण हम देखते हैं कि जो व्यापार करना है वो बहुत ज्यादा इजी हो गया। एक देश के लिए दूसरे देशों में व्यापार करना। अब हम करेंगे बेटा व्हाट इज WTO। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO मीन्स कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, which was established in 1st January 1995. WTO was established on 1st January 1995 after the abolition of GATT, General Agreement on Trade and Tariffs. It is an organization which deals with the rules and regulations of trade among the nations. The main headquarters of WTO in Geneva, Switzerland. अगर हम WTO की बात करें, विश्व व्यापार संगठन की, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को की गई। इससे पहले एक GATT होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जिसका अंत कर दिया गया था 31 दिसंबर 1994 को। एक GATT समाप्त कर दिया गया था और GATT की जगह एक जो नई संस्था स्थापित की गई थी वो थी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम था विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार संबंधों को संचालित करना, व्यापार को सरल बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। जिससे पता लग गया WTO और GATT के बारे में। अब हम इसके एम्स की करेंगे बेटा। व्हाट आर द एम्स और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ WTO। फर्स्ट हम करेंगे द मेजर एम ऑफ द WTO इज टू कंडक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड among countries of the world in an open, uniform and non-discriminatory manner। जो WTO है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य
जो व्यापार है उसका स्वतंत्र, उसका सार्वभौमिक और बिना भेदभाव के, बिना बाधा के संचालित करना है। डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दुनिया में व्यापार का बिना रोक टोक के स्वतंत्रता पूर्वक संचालन करना। सेकंड, द डब्ल्यूटीओ और द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैंडल्स ट्रेड डिस्प्यूट्स। जो अलग अलग देशों के मध्य व्यापारिक विवाद खड़े हो जाते हैं, उन व्यापारिक मतभेदों को, विवादों को सुलझाना डब्ल्यूटीओ का काम है। ये इसका उद्देश्य है ताकि विश्व के अलग अलग देशों में व्यापार बिना किसी विवाद के, मतभेद के संचालित हो सके। थर्ड, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू द डेवलप्ड एंड द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और कंट्री। डब्ल्यूटीओ फाइनेंशियल हेल्प देता है, टेक्निकली हेल्प देता है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, चाहे वो विकसित देश हो, विकासशील हो या पिछड़े हुए देश हो। इन सभी देशों को जो वित्तीय सहायता है अपना विकास करने के लिए, और जो टेक्निकली हेल्प है, तकनीकी सहायता है, वो प्रदान की जाती है डब्ल्यूटीओ के माध्यम से। Fourth, it forms rules and regulations which all the members have to adopt for the smooth running of trade. जो व्यापार के रूल रेगुलेशन है ताकि व्यापार का बिना किसी विवाद के संचालन हो सके, बिना रोक टोक के संचालन हो सके, इसके लिए डब्ल्यूटीओ व्यापार से संबंधित कुछ नियम, कायदे, कानून बना देता है जो डब्ल्यूटीओ के प्रत्येक मेंबर को मानने जरूरी है। ठीक है, ये है डब्ल्यूटीओ एंड इट्स एम। इसकी लिमिटेशंस क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स whereas WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. जो विकसित देश है ना, वो अपने व्यापार पर कुछ एक अनचाहे प्रतिबंध लगा देते हैं। विकसित देशों की कोशिश क्या होती है कि व्यापार को वो अपने फेवर में करे। इसके लिए वे क्या करेंगे? व्यापार पे कुछ अवांछित नियम लागू कर देंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन बना देंगे, बैरियर्स लगा देंगे ताकि व्यापार उनके फेवर में हो सके। जबकि जो डब्ल्यूटीओ है वो क्या डिमांड कर रहा है? वो डिमांड कर रहा है कि भाई इस तरह के जो बैरियर्स है, जो व्यापार में बाधा पहुंचाते हैं, उनको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन डब्ल्यूटीओ डेवलप्ड नेशंस के आगे झुक जाता है। ये है लिमिटेशन डब्ल्यूटीओ की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज ऑन वर्कर्स। जो ये ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज आज इतनी ज्यादा फैली हुई है, उसका जो वर्कर्स है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्कर्स की लाइफ को किस तरह प्रभावित करती है मल्टीनेशनल कंपनीज और ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट हम करेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज्ड द लाइफ ऑफ वर्कर्स। Faced with the growing competition, most employers these days prefer to employ workers flexibly. This means that workers' jobs are no longer secure. आज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में या मल्टीनेशनल कंपनीज के इस दौर में जो एम्प्लॉयर्स है वो अपने कर्मचारियों को स्थायी तौर पर बहुत कम रखते हैं, जिससे जो कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा की गारंटी है वो खत्म हो जाती है। कि जब कर्मचारियों को हायर एंड फायर की पॉलिसी पे अपॉइंट किया जाएगा या फ्लेक्सिबल
तौर पर अपॉइंट किया जाएगा, तो जो जॉब सिक्योरिटी है वर्कर्स की वो उनके पास नहीं रहेगी। सेकंड, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज only skilled and educated workers have gained. Earlier, a factory used to employ workers on a permanent basis. Now, multinational companies employ workers only on temporary basis. अगर हम पहले की बात करें, ग्लोबलाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनीज के दौर से पहले की, तो जो अनपढ़ व्यक्ति था, जो अनस्किल्ड वर्कर था, वो भी आसानी से नौकरी पा लेता था। लेकिन आज क्या हो गया, आज इस वैश्वीकरण और मल्टीनेशनल कंपनीज के दौर में हर काम के लिए टैलेंट और स्किल की डिमांड हो गई। जब भी एक एम्प्लॉयर अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए वर्कर्स को अपॉइंट करता है, तो वो प्रेफर देता है एजुकेटेड और स्किल्ड पर्सन को, जो उस काम को करने में निपुण हो, जिनके पास वो स्किल हो, टैलेंट हो उस काम को करने का, एक्सपर्ट हो, उसको वो प्रेफर देता है। जिससे जो अनपढ़ व्यक्ति और जो अनस्किल्ड वर्कर्स है, उनको नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वर्कर्स हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। आमतौर पर देखा गया है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस और मल्टीनेशनल कंपनीज के दौर में कि जो वर्कर है, अब उससे जो उसका एम्प्लॉयर है ज्यादा समय तक काम ले रहा है। काम करने के हमारी सरकार ने जो समय है वो 8 घंटे निश्चित कर रखा, लेकिन आमतौर पर जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, वहां पर वर्कर से 12 से 16 घंटे तक काम लिया जाता है। जब किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है तो वो काम के घंटे, समय उन वर्कर्स का बढ़ा दिया जाता है, जिसका प्रभाव वर्कर्स के स्वास्थ्य पर पड़ता है। फोर्थ हम कहेंगे क्या, while this competition among the garment exporters has allowed the multinational companies to make large profits, workers are denied their fair share of benefits brought about by globalization. While this competition among the garment exporters has allowed the multinational companies to make large profits, workers are denied their fair share of benefits brought about by globalization. जो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें जो मुनाफा है वो मुनाफा सिर्फ जो ओनर है कंपनी का, फैक्ट्री का, ये जो एम्प्लॉयर है उसी को मिल रहा है। जो मुनाफे का फायदा है, जो मुनाफे का हिस्सा है, वो वर्कर तक नहीं पहुंच पा रहा। वर्कर पर आमतौर पर देखा जाता है कि वर्कर को कम सैलरी पर अपॉइंट कर लिया जाता है, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है, पहले ही बेरोजगारी की मार है, तो वर्कर भी क्या करेगा, वो बेचारा कम सैलरी पर अपॉइंट होने के लिए रेडी हो जाता है। काम ज्यादा है, सैलरी कम है, और उसके काम से जो प्रॉफिट अर्न किया है उस कंपनी ने, उस एम्प्लॉयर ने, उसका शेयर उस वर्कर को नहीं मिल पाता। यहां तक कि अगर हम देखा जाए, ये चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, उसमें भी यही हाल है। कंडीशंस ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स दैट दे एंजॉयड अर्लियर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर पहले प्रोटेक्शन पा रहा था, वो जो उसको पहले बेनिफिट्स मिल रही थी, सुविधाएं मिल रही थी, आज वो वर्कर को नहीं है। उसका एक अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं, अपनी जो पेंशन है, तुमने देखा होगा कि सरकार ने जो नई पेंशन स्कीम है वो लॉन्च कर दी, जिसके बाद शायद 2004 के बाद जो भी सरकारी नौकरी जिन्होंने प्राप्त की, उनकी पेंशन बंद कर दी, या वो पेंशन का जो शेयर है वो कम मिल गया उनको। इसका नुकसान हुआ उन कर्मचारियों को, जो वो पहले सुविधाएं उनके पास थी, वो आज इस कंपटीशन के दौर में उनसे छीनी जा रही है।
और वो एक सुविधा थी पेंशन की, जो आज कर्मचारियों से ऑर्गेनाइज सेक्टर में छीनी जा रही है। तो ये है ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज इफेक्ट ऑन द वर्कर। क्लियर बेटा? अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन अपना, लिबरलाइजेशन। व्हाट इज लिबरलाइजेशन एंड व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू लिबरेट द इंडियन इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन क्या है और भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, लिबरेट बनाने के लिए। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स टू फ्री इट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो पहले सरकारी नियंत्रण था उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर, वो नियंत्रण सरकार का कम से कम करना, जो सरकारी हस्तक्षेप था वो कम से कम करना, वो है लिबरलाइजेशन। वो क्या है? वो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स टू मेक लिबरल एंड इजी पॉलिसी फॉर कैरिंग बिजनेस। व्यापार का, बिजनेस का संचालन करने के लिए आसान और नरम या लिबरल पॉलिसी अपनाना, ये है उदारवाद, ताकि व्यापार का स्वतंत्र और बिना किसी बाधा के आसानी से संचालन हो सके। इट मीन्स टू फ्री इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। द इंडियन गवर्नमेंट रिमूव मैनी रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। भारत सरकार की अगर बात करें तो भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था पे जो पहले 1990 से पहले जो प्रतिबंध लगा रखे थे, वे बहुत सारे प्रतिबंध समाप्त कर दिए। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 एंड बाय दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी Indian government removed many barriers and restrictions on the Indian economy, which were earlier imposed. जो पहले प्रतिबंध लगा रखे थे 1990 से पहले, जब भारत सरकार ने 1991 को अपनी नई एक इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, तो उसके बाद वो जो प्रतिबंध बाधाएं थी वो हटा दिए गए। फर्स्ट हम इसमें लेंगे, ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 3 इंडस्ट्रीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट अबोलिश द लाइसेंस सिस्टम। जो पहले कंपनियों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस सिस्टम था, जो सरकार लाइसेंस सिस्टम देती थी, बना रखा था जो लाइसेंस सिस्टम, उसको समाप्त कर दिया। जो परमिट सिस्टम था देश में व्यापार करने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, वो लाइसेंस सिस्टम अब सरकार ने समाप्त कर दिया। अब केवल कुछ एक काम है, कुछ एक इंडस्ट्रीज रही है जिनके ऊपर वो लाइसेंस परमिट सिस्टम इंप्लीमेंट होता, बाकी सबसे रिमूव कर दिया, हटा दिया। सेकेंड, अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रीज आर फ्री टू एक्सपेंड एंड प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट। जो भारत सरकार ने 1991 में उदारवादी नीति अपनाई, उसके बाद जो उद्योग है उनको फ्री कर दिया गया कि वो अपनी इच्छा से जितना चाहे मार्केट के हिसाब से प्रोड्यूस कर सकती है। थर्ड, नाउ प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू इंपोर्ट द मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रोड। 1991 के बाद भारत सरकार ने जो उदारवादी नीति अपनाई, उसके तहत आज भारत में व्यापारी उद्योगपति फ्री है, स्वतंत्र है कि वे जहां से चाहे, जिस स्टेट से चाहे, अपने उद्योगों के लिए मशीनरी और रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। और नाउ द इंडस्ट्री इज आल्सो फ्री टू इंपोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज। आज जो उद्योगपति है वो फ्री है कि वो किसी भी देश से
अपने उद्योगों के लिए जो नई तकनीक है उसको खरीद सकते हैं। जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी, वो किसी भी देश से खरीदने के लिए आज उद्योगपति